हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी में देख रहे हैं पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे छोटी आंत के बारे में। इससे पहले हम लोग बड़ी आंत में देखे थे। बड़ी आंत में थोड़ा उसमें लंबा वीडियो बन गया था, एक ही बात को मैंने कई बार बताने की कोशिश किया, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो बन गया था। आज देख रहे हैं छोटी आंत है, यह पाचन तंत्र के अंतर्गत सबसे लास्ट वीडियो है, और इससे बाद में हम लाएंगे इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है इसको पाचन तंत्र से संबंधित, तो बाद में भी लाएंगे। तो देखते हैं, आज अंतिम वीडियो है, पाचन तंत्र का लास्ट वीडियो है, छोटी आंत जो देखते हैं। छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, क्या है? यह हमारे पाचन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भोजन के पाचन के साथ साथ भोजन का अवशोषण निम्नीकरण भी होता है। मतलब छोटी आंत में पाचन तो होता ही है, साथ में अवशोषण एवं निम्नीकरण भी होता है। इसकी लंबाई 22 फीट यानी 7.62 मीटर होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया था। बड़ी आंत को देखे थे 3 भागों में बांटा गया था, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो इस तरह से छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ड्यूडेनम है, दूसरा है जेजुनम है, और तीसरा इलियम है। क्या है? ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। ड्यूडेनम का क्या काम है? ड्यूडेनम जो है यह अमाशय और छोटी आंत को जोड़ने का काम करता है। ड्यूडेनम क्या करता है? अमाशय, ऊपर में अमाशय और नीचे में छोटी आंत को जहाँ जोड़ा जाता है वह ड्यूडेनम के द्वारा ही जोड़ा जाता है। तो ड्यूडेनम जो है यह अमाशय और छोटी आंत को जोड़ने का काम करता है। इसकी कुल लंबाई 10 इंच होता है। यहीं पर आकर लीवर एवं अग्नाशय से विभिन्न प्रकार का रस आकर भोजन मिलता है। लीवर से एंजाइम निकलता है, इसके बाद अग्नाशय से एंजाइम निकलता है। दोनों एंजाइम जो है कहाँ मिलता है? तो यही ड्यूडेनम में ही आकर के भोजन मिलता है। वहाँ से आया और ड्यूडेनम वाला भाग में ही लीवर का जूस जो आता है और अग्नाशय का जूस जो आता है वहीं पर भोजन में मिलता है। तो वही कह रहा है, यहीं पर आकर लीवर एवं अग्नाशय से विभिन्न प्रकार का रस आकर भोजन में मिलता है। दूसरा है जेजुनम है। जेजुनम क्या है? यह छोटी आंत का दूसरा हिस्सा होता है, जिसकी कुल लंबाई 8 फीट यानी 2.8 मीटर होता है। तीसरा होता है इलियम है। इलियम यह छोटी आंत का तीसरा हिस्सा है। यह छोटी आंत का यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है। छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है? इलियम होता है, जिसकी कुल लंबाई 3.5 मीटर 3.5 मीटर होता है। जेजुनम तथा इलियम में अंगुलीनुमा संरचना वाली कोशिका पाई जाती है। जेजुनम में और इलियम में दोनों पार्ट है। छोटी आंत का दूसरा और तीसरा पार्ट है जो जेजुनम और इलियम, उसमें अंगुलीनुमा संरचना पाया जाता है। और संरचना जिसे क्या कहा जाता है? अंगुलीनुमा संरचना जो पाया जाता है उसको हम माइक्रोविली सेल कहते हैं। कहीं कहीं माइक्रोबिलाई भी लिखा हुआ रहता है, माइक्रोबिली इसको कहेंगे। माइक्रोबिली सेल, माइक्रोबिलाई सेल भी कहीं कहीं रहता है। तो उसको क्या कहते हैं? अंगुलीनुमा संरचना जो पाया जाता है उसको माइक्रोबिली सेल कहते हैं। इसी कोशिका के द्वारा भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक पदार्थ का अवशोषित करके रक्त में मिलाया जाता है। पोषक पदार्थ, भोजन में जो पोषक पदार्थ जितना होता है उसको अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? यही इसी के द्वारा। माइक्रोबिली सेल जो होता है जेजुनम और इलियम में अंगुलीनुमा संरचना जो होता है उसको माइक्रोबिली सेल कहते हैं। वही अवशोषित करता है भोजन से पोषक पदार्थों को अवशोषित करके और रक्त में मिला देता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में ही समाप्त हो जाती है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, तो छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया समाप्त हो जाता है। छोटी आंत से विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलता है जो भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। छोटी आंत से भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलता है। हम देखे थे लीवर से एंजाइम निकल रहा था, अग्नाशय से एंजाइम निकल रहा था। इसके बाद मुंह से भी, जब मुंह में रखते कार्बोहाइड्रेट के पचाने के लिए एंजाइम निकल रहा था। लेकिन बड़ी आंत से कोई एंजाइम नहीं निकल रहा था।
तो छोटी आंत से विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलता है जो भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। छोटी आंत में पाए जाने विभिन्न एंजाइम कौन कौन है? कौन कौन होता है? एक इरेप्सिन होता है, दूसरा माल्टेज होता है, तीसरा लैक्टेज होता है, चौथा सुक्रेज होता है, पांचवा में होता है लाइपेज होता है और छठा में आर्जिनेस होता है, आर्जिनेस। तो सबको बारी बारी से देखते हैं। इरेप्सिन क्या है? इरेप्सिन एंजाइम होता है, छोटी आंत से निकलने वाला 6 तरह का एंजाइम है। जो पहला इरेप्सिन एंजाइम है, यह पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है। पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है। शायद इससे पहले वाला वीडियो में शायद हम एमिनो को हम एनिमो बोल दिए थे, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बोलने मिस्टेक हो गया था। तो यह पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है। माल्टेज क्या है? दूसरा जो माल्टेज होता है, यह एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। फिर तीसरा एंजाइम निकलता है लैक्टेज। यह एंजाइम दूध शर्करा लैक्टोज, दूध में जो शर्करा पाया जाता है उसको लैक्टोज कहते हैं, तो दूध शर्करा लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। इसके बाद सुक्रेज है। सुक्रेज क्या है? यह एंजाइम सुक्रोज एवं स्टार्च को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है। इसके बाद है फिर ग्लूकोज को क्या कहता है? ग्लूकोज को सरल शर्करा या सिंपल शुगर कहा जाता है, तो फ्रक्टोज को स्वीटेस्ट शुगर मतलब सबसे मीठा शुगर कहा जाता है। पांचवा में है लाइपेज क्या करता है? यह एंजाइम वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज जो है यह एंजाइम वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब लाइपेज के बारे में है कि यह अधिक उम्र के व्यक्ति के शरीर में यह लाइपेज एंजाइम समाप्त हो जाता है। ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के शरीर में लाइपेज एंजाइम नहीं होता है। अतः अधिक उम्र के व्यक्ति में दूध का पाचन में कठिनाई हो जाता है। दूध के पाचन अधिक उम्र के व्यक्ति के दूध नहीं पचा पाता है क्योंकि उसके शरीर में लाइपेज समाप्त हो गया रहता है। छठा है आर्जिनेस एंजाइम। आर्जिनेस एंजाइम का क्या काम है? तो एंजाइम जो है एमिनो एसिड को यूरिया में बदल देता है। आर्जिनेस एंजाइम जो है यह एंजाइम एमिनो एसिड को यूरिया में बदल देता है। इसके बाद पाचन तंत्र से संबंधित कुछ रोग है। कौन कौन सा रोग है? पहला एपेंडिसाइटिस है, दूसरा पीलिया जिसे जॉन्डिस कहते हैं, तीसरा मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं, चौथा में हाइपोग्लाइसीमिया, पांचवा में गलसुआ जिसको मम्स कहते हैं, छठा में कब्ज जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, सातवां में दस्त है जिसको हम डायरिया कहते हैं, आठवां में जठर शोथ जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, नौवां में पेप्टिक अल्सर है, दसवां में है लीवर सिरोसिस। इसके अलावा और भी पाचन तंत्र संबंधित रोग है जैसे हैजा हुआ, टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, सब पाचन तंत्र से संबंधित ही हैं। इसके बाद एपेंडिसाइटिस में क्या होता है? अपेंडिक्स जिसको हो जाता है। अपेंडिक्स क्या होता है? हम देखे थे कि बड़ी आंत के जो सिक्कम होता है, बड़ी आंत के सिक्कम में ही अपेंडिक्स लगा रहता है, उसमें सूजन आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन होता है जिससे उसमें दर्द होने लगता है, तो उसी को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। दूसरा यह बड़ी आंत के सिक्कम में लगा रहता है। दूसरा पीलिया है, पीलिया को जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस में क्या होता है? पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, आँख पीला हो जाता है, ब्लड कम जाता है, तो क्या होता है? लीवर की बीमारी है। पीलिया क्या है? लीवर की बीमारी है और यह वायरस के कारण होता है। पीलिया जो होता है, जॉन्डिस जो होता है, वायरस के कारण होता है। एक मधुमेह है जिसको डायबिटीज कहते हैं। यह किसके कारण होता है? यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। जब शरीर में इंसुलिन की स्राव कम होता है तो यह बीमारी मधुमेह बीमारी हो जाता है। एक है हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें होता क्या है? इसमें इंसुलिन अत्यधिक स्रवण होने लगता है जिसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण क्या है? तो इसमें अधिक थकावट महसूस होता है। तो क्या हो गया? मधुमेह जो होता है, जो डायबिटीज, इंसुलिन की कमी से होता है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है इंसुलिन की अधिकता से होता है। जब अधिक हो जाता है इंसुलिन तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इसके बाद
गलसुआ जिसको मम्स कहते हैं, काला फूल जाता है, काला फूल जाता है, उसी को गलसुआ कहते हैं। यहाँ हमारे काला में जो है पैरोटिड ग्लैंड्स होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स होता है, उसमें सूजन आ जाता है, तो उसको सूजन आता है तो उसमें मम्स हो जाता है। यह भी एक वायरस जनित बीमारी है, वायरस से होता है। इसका कब्ज, कंस्टिपेशन बड़ी आंत को प्रभावित करता है। कंस्टिपेशन में होता है क्या है, बड़ी आंत का काम क्या है, जो जल का अवशोषण करता है। जल का अवशोषण, जब बड़ी आंत जल का अवशोषण बहुत ज़्यादा कर लेता है तो क्या होता है, लैट्रिन सूख जाता है। लैट्रिन सूख जा गया, इसका मतलब कब्ज हो गया। एक खान पान की कमी से होता है, खान पान की गड़बड़ी से होता है। इसके बाद है दस्त, डायरिया भी बड़ी आंत की बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें बड़ी आंत फिर इसमें जल का अवशोषण कम करता है, जितना करना चाहिए बड़ी आंत को उतना जल का अवशोषण नहीं कर पाता है, जिससे हो जाता है कि पेट ढीला हो जाता है, मतलब जल लैट्रिन में जल आ जाता है, माने पेट खराब हो जाता है। तो वह भी हो गया दस्त। डायरिया भी बड़ी आंत को प्रभावित करता है। एक होता है जठर शोथ, जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, यह अमाशय को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, में जठर शोथ मतलब उसमें हो जाता है एक तरह का सूजन हो जाता है। और इसके बाद पेप्टिक अल्सर, अल्सर मतलब घाव होता है, तो हमारे अमाशय में एक तरह के घाव हो जाता है, तो उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं, अभी अमाशय को प्रभावित करता है। इसके बाद लीवर सिरोसिस लीवर में होने वाला बीमारी है, और होता किससे है, तो ज़्यादा शराब पीने के चलते लीवर सिरोसिस रोग होता है। इसके अलावा हैजा होता है, जो गंदे पानी से फैलता है। टाइफाइड होता है, मतलब टाइफाइड को आंत में बुखार कहते हैं। पेचिस हो जाता है, पेचिस मतलब लैट्रिन के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है, म्यूकस आना शुरू हो जाता है, पेचिस हो गया। हेपेटाइटिस मतलब जूंडिस का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इसके बाद अवशोषण किसको कहेंगे, अवशोषण के एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो छोटी आंत में भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को अवशोषित कर रक्त में मिला दिया जाता है, उसी को अवशोषण कहते हैं। छोटी आंत में होता है क्या, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व होता है वो छोटी आंत द्वारा अवशोषित करके उस पोषक तत्व को, पोषक पदार्थ को, और जब ब्लड में मिला दिया जाता है, ब्लड में मतलब खून में मिला दिया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक है श्वांगीकरण, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, श्वांगीकरण या जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब रक्त में मिला दिया जाता है, छोटी आंत में अवशोषण के द्वारा जब पोषक पदार्थों को रक्त में जब मिला दिया जाता है, तो उस रक्त को मतलब प्रत्येक सेल, प्रत्येक कोशिका तक उस पोषक पदार्थ को रक्त द्वारा भेजा जाता है, तो इस क्रिया को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और इसके अलावा और भी है, क्या है, अवशोषण के पश्चात रक्त के माध्यम से विभिन्न कोशिका तक पहुंचाना ही एसिमिलेशन कहलाता है, जहां पर प्रोटीन संश्लेषण, टूटे फूटे उत्तक का मरम्मत तथा जीव द्रव का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को श्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। तो इसको एक बार और देख लेते हैं, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन को। यह हमारे पाचन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें भोजन के पाचन के साथ साथ भोजन का अवशोषण भी होता है। इसकी लंबाई 22 फीट यानी 7.62 मीटर होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, एक ड्यूडेनम है, दूसरा जेजुनम है और तीसरा इलियम होता है। ड्यूडेनम क्या है, यह अमाशय और छोटी आंत को जोड़ने का काम करता है। इसकी कुल लंबाई 10 इंच होता है। यहीं पर आकर लीवर एवं अग्नाशय से विभिन्न प्रकार का रस मिलता है, यहीं पर, कहाँ पर, ड्यूडेनम में मिलता है। फिर जेजुनम है, जो यह छोटी आंत का दूसरा हिस्सा होता है, जिसकी कुल लंबाई 8 फीट यानी 2.8 मीटर होता है। तीसरा है इलियम, यह छोटी आंत का तीसरा हिस्सा है। यह छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है, इलियम होता है, जिसकी कुल लंबाई 3.5 मीटर होता है, मतलब 3.5 मीटर होता है। इसके बाद लिखा हुआ जेजुनम एवं इलियम में अंगुलीनुमा संरचना वाली कोशिका पाई जाती है, जैसे माइक्रोविली सेल कहा जाता है। इसी कोशिका के द्वारा भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक पदार्थ को अवशोषित करके रक्त में मिला दिया जाता है। वही माइक्रोविली कोशिका द्वारा ही अवशोषित कर लिया जाता है, पोषक पदार्थ को रक्त में मिला दिया जाता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। पाचन की अंतिम क्रिया छोटी आंत में होती है। छोटी आंत से विभिन्न प्रकार का एंजाइम निकलता है, जो भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक पदार्थों को तोड़ने का मदद करता है।
छोटी आंत में विभिन्न प्रकार के एंजाइम है जो भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। छोटी आंत में पाए जाने वाले विभिन्न संरचना कौन है, विभिन्न एंजाइम कौन है? तो एक इरेप्सिन होता है जो यह इसका क्या काम है, यह पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। माल्टेज है दूसरा, यह एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। एक लैक्टेज है, यह एंजाइम दूध शर्करा लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। इसके बाद आगे है सुक्रेज, यह एंजाइम सुक्रोज एवं स्टार्च को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। इसके बाद है ग्लूकोज को सरल शर्करा या सिंपल शुगर एवं फ्रक्टोज को स्वीटेस्ट शुगर कहा जाता है। लाइपेज, यह एंजाइम वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज का क्या काम है? यह एंजाइम जो है वसा को, लाइपेज जो क्या करता है, वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। अधिक उम्र के व्यक्ति के शरीर में यह लाइपेज एंजाइम समाप्त हो जाता है, अतः अधिक उम्र के व्यक्ति में दूध का पाचन में कठिनाई होती है। छठा आर्जिनेस है। आर्जिनेस क्या है? यह एंजाइम एमिनो एसिड को यूरिया में बदल देता है। अब है पाचन तंत्र से संबंधित रोग है। पहला है एपेंडिसाइटिस, बड़ी आंत के सिक्कम में लगा रहता है, उसी में सूजन हो जाता है, उसी को एपेंडिसाइटिस कहते हैं। एक पीलिया है जिसे जोंडिस कहते हैं, यह लीवर का बीमारी है, यह वायरस के कारण फैलता है होता है। एक मधुमेह है जिसे डायबिटीज कहते हैं, यह इंसुलिन की कमी से होता है। हाइपोग्लाइसीमिया है, ये क्या होता है, यह इंसुलिन की अधिकता से होता है और इसमें होता क्या है, तो अधिक थकावट महसूस होता है। एक गलसुआ है जिसको मम्स कहते हैं, यह पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करता है, वायरस के चलते होता है। पैरोटिड ग्लैंड हमारे कल्ला में होता है, लार ग्रंथि में होता है पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद एक कब्ज जो है जिसको कंस्टिपेशन कहता है, यह बड़ी आंत की बीमारी है। दस्त जिसे डायरिया कहते हैं, यह भी बड़ी आंत को प्रभावित करता है। जठर शोथ जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, यह भी अमाशय को प्रभावित करता है। एक है पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर जो है अमाशय को प्रभावित करता है। एक है लीवर सिरोसिस है जो लीवर को प्रभावित करता है, यह ज़्यादा शराब पीने से होता है। इसके अलावे हैजा, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस सब पाचन तंत्र से इतना बीमारी है, सारा का सारा पाचन तंत्र से होने वाला बीमारी है। कौन कौन है? एपेंडिसाइटिस है, पीलिया है, मधुमेह है, हाइपोग्लाइसीमिया है, गलसुआ है, कब्ज है, दस्त है, जठर शोथ है, पेप्टिक अल्सर, लीवर सिरोसिस है, हैजा, टाइफाइड, पेचिस और हेपेटाइटिस है। इसके बाद है अवशोषण किसको कहते हैं? तो छोटी आंत में भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को अवशोषण कर रक्त में मिला दिया जाता है, इसी को अवशोषण कहते हैं। श्वंगीकरण क्या है? श्वंगीकरण को ही एसिमिलेशन कहते हैं। तो अवशोषण के पश्चात रक्त के माध्यम से विभिन्न कोशिका तक पहुंचाना, जहां पर प्रोटीन संश्लेषण, टूटे फूटे ऊतक का मरम्मत तथा जीव द्रव्य का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को श्वंगीकरण कहा जाता है। तो छोटी आंत से संबंधित इतना तथ्य था और पाचन तंत्र का लास्ट वीडियो था। अब इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो पाचन तंत्र से संबंधित जितना महत्वपूर्ण बातें थी हमने देखा इसको, और फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।